इसमें कोई अभाम नहीं है कि खान साहब को मर्जी का इलेक्शन चाहिए, मर्जी के नताइज चाहिए, मर्जी की फौज चाहिए, मर्जी के इदारे चाहिए। खान साहब की हुकूमत बतौर जर्नलिस्ट मैं दावा करता हूं आपके प्रोग्राम में 2018 में खान साहब की हुकूमत वोट से नहीं बनी। अगर स्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए, अगर फौज ने दुरुस्त फैसले ना किए, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। हाँ, 30 मार्च को एक खत लिखा नहीं मनीफ साहब, ऐसे ही है खान साहब की अभी तक की 2014 से लेकर आज तक की पॉलिटिक्स देखते हुए आप भी यही कहेंगे ऐसा ही है कि अगर इक्तदार किसी और को मिल जाता है, पॉपुलर वोट किसी और को पड़ जाता है, तो खान साहब आराम से बैठ जाएंगे, उनका बयानिया तो दफन होगा लेकिन वो खुद सड़कों पर नहीं होंगे? देखिए, इसमें कोई अभाम नहीं है कि खान साहब को मर्जी का इलेक्शन चाहिए, मर्जी के नताइज चाहिए, मर्जी की फौज चाहिए, मर्जी के इदारे चाहिए। खान साहब की हुकूमत बतौर जर्नलिस्ट मैं दावा करता हूं आपके प्रोग्राम में 2018 में खान साहब की हुकूमत वोट से नहीं बनी थी। मैं आपको बिल्कुल नंबर्स दे दूंगा, कितने नंबर कम थे, कितने नंबर्स कहां से पूरे किए गए, कितने नंबर कहां से पूरे हुए, किस तरह उस हुकूमत पर शब खून मारा गया और किस तरह खान साहब को लाया गया। खान साहब जो काजमी साहब बात कर रहे थे खदशे की, खान साहब कितना अच्छा होता इस खदशे का इजहार जो है एक खत के जरिए, एक मुलाकात के जरिए इदारों के सरबराहान को बताते, खान साहब एपीसी बुलाते, मुहिब्बे वतन होने का सबूत देते खान साहब, और पीटीआई के कतरी खत की तरह इसको सलामती कमेटी की मीटिंग में लेके आते, ना कि आप नेशनल टीवी पर ये बात करके पूरी दुनिया में आप मुल्क का तमाशा बनाते। और आप जो है ना, सिर्फ खान साहब मुझे कभी कभी जो है ना वो बिल्कुल ये शोबिस के जो है ना स्टार्स वो लगने लग जाते हैं। खान साहब ना, एक इंडिया की मूवी है, नाम भूल गया हूं, सिर्फ मीडिया में रहने के लिए खान साहब कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है, क्योंकि इसलिए शेख साहब भी बहुत, उनको भी हेडलाइंस बनाना आती हैं, तो खान साहब भी अब उसी पे अमल पैर हैं। अगर स्टैब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए, अगर फौज ने दुरुस्त फैसले ना किए, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, और इसके नतीजे में जो इदारा सबसे बड़ा हिट होगा वो फ़ौज होगी। फ़ौज भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूँ, ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूँ। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीविज़न प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देते हुए ये बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अगर फ़ौज या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सही फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये इमरान खान की एक धमकी है। ये इमरान खान इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वजह से वो ये धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर उनको वापस ना लाया गया, अगर उनको इक़्तिदार ना दिया गया, तो वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। क्या ये एक धमकी है? क्योंकि इस वक्त इमरान खान पर यह तनकीद की जा रही है, उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ये जो बातें की हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये तमाम बातें अभी उनको इक़्तिदार से उतरे चंद दिन हुए, और क्या इन चंद महीनों से पहले जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सब बातें नहीं थी? क्या उस वक्त ऐसा कोई ख़तरा नहीं था पाकिस्तान के टूटने का? क्या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान की फ़ौज को कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत नहीं थी? उनके इक़्तिदार से बाहर जाते ही ये तमाम ख़तरात आए हैं, और अगर ये ख़तरात इससे पहले भी थे तो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ये तमाम बातें कभी क्यों नहीं की? वो प्राइम मिनिस्टरशिप से, अपनी प्रीमियरशिप से अलहदा होने के बाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उनकी ये बातें बताई देती हूँ, उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है। इसमें बहुत ही अलार्मिंग गुफ्तगू है और इसके कई एंगल से गुफ्तगू की जा सकती है। एक इस पर्सपेक्टिव में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तान को ऐसे ख़तरात लाक हैं, और क्या इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं वो इस बिना पर कर रहे हैं कि उनको ख़ुद को ख़तरा है और वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, या वो ये बताने की कोशिश करें कि दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को ये ख़तरा है। उनका इस वक्त ये कहना, अगर वो इक़्तिदार में होते हुए कहते तो ये बात की जा सकती थी कि उन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है, वो इसलिए करें, लेकिन उनका इस वक्त ये बात करना इस तरफ इशारा है कि वो इस वक्त धमकी दे रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक जंग जारी है बिल्कुल।
जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें फ़ौज को भी मुलव्वस किया जाता है, जिसमें इमरान खान है, जिसमें उसके मुखालफिन हैं, इस सब में जो बात इस वक्त इस इंटरव्यू को लेकर कही जा रही है वो यही है कि इमरान खान ने एक धमकी दी है कि उनको वापस लाया जाए। वो जो दुरुस्त फैसलों की बात कर रहे हैं वो दुरुस्त फैसले ये हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल तो जानवर होता है, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं उन्होंने बम गिराने की भी बात की पाकिस्तान पर, इससे तो अच्छा बम गिरा दिया जाए। उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस ने फट जाने की जब पार्लियामेंट के अंदर जाके बात की, उनकी तरफ से और उनके लोगों की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान का हो सकता है कि ये आखिरी इंटरव्यू हो सकता है कि इसके बाद वो इंटरव्यू ना दे। ये मेरा अपना तज्जिया है कि इमरान खान का ये आखिरी इंटरव्यू होगा, लेकिन ये मेरा तज्जिया गलत इस बिना पर हो सकता है क्योंकि इससे पहले अगर किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई बात की होती तो वो या तो जेल के अंदर होता, या फिर वो दुनिया में नहीं होता, और या फिर वो मुल्क से बाहर होता। एक शख्सियत जिसके बारे में कही जाती है कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स और धमकियाँ दी, वो अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया जाता है। वो कहाँ है इस वक्त? वो मुल्क के अंदर नहीं है, वो काफ़ी अरसे से टेलीविज़न पर भी बैन थे, उनका नाम तक नहीं लिया जाता। फॉरेन पॉलिसी परसू करता है और इंडिया जो है वहां की आवाम को फायदा पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया सस्ता तेल रूस रहा है। रूस मॉस्को जिसके ऊपर प्रेशर है इस वक्त आलमी सतह के ऊपर यूक्रेन की वॉर के बाद, अब मजबूर है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर तेल बेचे। बहुत से ममालिक इस डिस्काउंटेड तेल का फायदा उठा रहे हैं, भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत अब तक तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल तेल 24 फरवरी से जब से यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है तकरीबन 62.5 मिलियन बैरल रूस से खरीद चुका है। डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस, डिस्पाइट ऑल थ्रेट्स, भारत अपना तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। इस पे मजीद आएंगे कि भारत ये तेल किस तरह खरीद रहा है और किस तरीके से इस तेल का इस्तेमाल हो रहा है, या किस तरह ये डोमेस्टिक सेल्स में जा रहा है या फिर इस तेल को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस हिसाब से भारत का 10% तेल अब रूस से आ रहा है और ये तमाम 24 फरवरी यानी यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू होने के बाद या सैंक्शन के खौफ के बाद ये हुआ और तकरीबन 30 से 35% डिस्काउंट के ऊपर भारत को ये तेल बेचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तान में जो ऑयल की कंजप्शन है वो 500 बैरल पर डे है, 500,000 बैरल पर डे है। अगर इस वक्त हम देखें तो रूस से हम 0% तेल खरीदते हैं। अगर भारत की तरह कोई यहाँ मिरेकल हो जाए और हम भी 10% तेल खरीदना शुरू कर दें तो ये बनता है तकरीबन 50,000 बैरल पर डे, और अगर साल का हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 18 बैरल पर ईयर बनता है। उनके मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ना कोई ऑफर हुई थी, यानी रूस की तरफ से किसी किस्म की सस्ते तेल की कोई ऑफर सामने नहीं आई थी। हाँ, 30 मार्च को एक खत लिखा गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से लिखा गया था। वो खत जो कि सोशल मीडिया पे हमाद अजहर साहब फ्लोट कर चुके हैं। इसके अलावा इन दैट लेटर देयर वाज नो मेंशन, यानी कोई इस पर तस्करा नहीं था ऑफ एनी ऑफर बाय रशिया एक्सेप्ट सीकिंग डायलॉग ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्ट ऑफ फ्यूल एंड एलएनजी एट कंसेशनल रेट। यानी इस इंटरेस्ट का इजहार किया गया था कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रूस के साथ एलएनजी के हवाले से, फ्यूल के हवाले से, और इसका कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ। क्या इमरान खान साहब का यह बयानिया भी, जिस तरह और उन्होंने बयानिया बनाया, अमरीकी साजिश का बयानिया और दीगर बयानिया बनाए हैं, यह बयाना भी असल में सियासती है और फैक्ट से बिल्कुल हटकर है, बेबुनियाद है।